कहानी की शुरुआत एक भजन कीर्तन मंडली से होती है। सभी भक्त पूरी श्रद्धा के साथ भगवान का नाम गा रहे होते हैं। ढोल, मंजीरे और बांसुरी की मधुर धुन से पूरा माहौल भक्तिमय हो जाता है। इसी मंडली में मधु नाम का एक युवक बांसुरी बजा रहा होता है। उसकी धुन सुनकर हर कोई मंत्रमुग्ध हो जाता है। तभी कीर्तन के दौरान उसके गुरु, जिन्हें सभी मास्टर बाबू कहते हैं, अचानक अस्वस्थ हो जाते हैं। मधु तुरंत उनका सहारा बनता है और उन्हें घर छोड़ने के लिए निकल पड़ता है। मास्टर बाबू जिस जगह रहते हैं वहीं कुछ ट्रांसजेंडर लोग भी रहते हैं। सभी उनका बहुत सम्मान करते हैं। घर पहुंचने पर मधु दरवाजा खटखटाता है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। तब मास्टर बाबू उसे पीछे की खिड़की से आवाज लगाने के लिए कहते हैं। मधु जैसे ही पीछे जाता है, उसकी नज़र एक ट्रांसजेंडर लड़की पर पड़ती है जो कपड़े बदल रही होती है। अचानक हुई इस घटना से वह घबरा जाता है और बिना कुछ कहे वापस लौट आता है। वह मास्टर बाबू से कहता है, लगता है पीछे की खिड़की बंद है। इसके बाद वह जोर से दरवाजा खटखटाता है। इस बार अंदर से एक ट्रांसजेंडर आकर दरवाजा खोल देता है। मास्टर बाबू की तबीयत ठीक नहीं होती, इसलिए वे मधु से कहते हैं, रात बहुत हो चुकी है, आज यहीं रुक जाओ, सुबह नहा धोकर आराम से चले जाना। मधु उनकी बात मान लेता है। उसी घर में रहने वाली एक ट्रांसजेंडर लड़की परी को ऊपर भेजा जाता है ताकि वह देख सके कि मधु को किसी चीज की जरूरत तो नहीं। यहीं पहली बार मधु और परी आमने सामने आते हैं। दोनों एक दूसरे को कुछ पल तक देखते रहते हैं। कोई कुछ नहीं कहता, लेकिन दोनों के मन में एक अजीब सी हलचल शुरू हो जाती है। इसके बाद परी चुपचाप नीचे चली जाती है। यहीं से दोनों की कहानी की असली शुरुआत होती है। अगली सुबह मधु मास्टर बाबू के साथ नदी में स्नान करने जाता है। वहीं एक बार फिर उसकी मुलाकात परी से होती है। परी मुस्कुराते हुए मधु से पूछती है, क्या बात है, आज तैर नहीं रहे? मधु हंसकर जवाब देता है, आज मन नहीं है। वैसे मैं ऐसी जगह से हूँ जहाँ नावें चलती हैं, इसलिए तैरना अच्छी तरह आता है। थोड़ी देर दोनों की हल्की फुल्की बातें होती हैं, फिर परी वहाँ से चली जाती है। मधु भी स्नान करके नाश्ता करता है और अपने काम पर निकल जाता है। अब पता चलता है कि मधु सिर्फ कीर्तन मंडली का सदस्य ही नहीं बल्कि एक चाइनीज रेस्टोरेंट में फूड डिलीवरी बॉय की नौकरी भी करता है। एक दिन डिलीवरी के दौरान जब वह ट्रैफिक सिग्नल पर रुकता है तो उसकी नज़र कुछ ट्रांसजेंडर लोगों पर पड़ती है जो लोगों से पैसे मांग रहे होते हैं। उन्हीं के बीच उसे परी भी दिखाई देती है। दरअसल परी जिस समूह में रहती है उसकी गुरु संध्या होती है। हर ट्रांसजेंडर समूह का अपना अपना इलाका तय होता है जहां वही लोग पैसे मांग सकते हैं। गला साफ करने की आवाज कोई दूसरा समूह उस इलाके में नहीं जा सकता। उधर मधु जिस झुग्गी में रहता था उसे सरकार द्वारा हटाया जा रहा होता है। वहां बड़ी इमारतें बनने वाली थी, इसलिए सभी लोगों को अपना घर खाली करना पड़ता है। अब मधु के सामने सबसे बड़ी परेशानी थी रहने के लिए नया कमरा ढूंढना। एक दिन वह ऑटो में सफर कर रहा होता है, तभी एक ट्रांसजेंडर पैसे मांगने आता है। मधु उसे कुछ पैसे दे देता है। वांटो में बैठी महिला ये देखकर कहती है, हर ट्रांसजेंडर असली नहीं होता। कई लोग बेरोजगारी की वजह से इस रूप में पैसे मांगने लगते हैं। मधु इस बात का कोई जवाब नहीं देता, लेकिन उसके मन में परी का चेहरा बार बार घूमने लगता है। अब जब भी वह उसी सिग्नल से गुजरता, परी उसे देख लेती और दोनों बिना कुछ बोले सिर्फ मुस्कुराकर या इशारों में एक दूसरे का हाल पूछ लेते। धीरे धीरे दोनों के बीच एक अनकहा रिश्ता बनने लगता है। एक दिन मधु परी से कहता है, अगर मास्टर बाबू से मिलो तो उनसे कहना कि मुझे फोन करें। उन्हें मेरा नंबर पता है, मुझे उनसे जरूरी बात करनी है। परी वजह पूछती है। तब मधु उसे बताता है कि उसकी झुग्गी टूट चुकी है और उसके बजट में नया कमरा नहीं मिल रहा। अगर कुछ दिन के लिए मास्टर बाबू के यहाँ रहने की जगह मिल जाए तो बड़ी मदद हो जाएगी। परी बिना देर किए सारी बात मास्टर बाबू तक पहुँचा देती है। अगले ही दिन मास्टर बाबू खुद मधु को अपने घर बुलाकर कहते हैं, जब तक तुम्हें नया कमरा नहीं मिल जाता तुम यहीं रह सकते हो। मधु ये सुनकर बहुत खुश हो जाता है। वह परी का दिल से धन्यवाद करता है, लेकिन परी मुस्कुराकर कहती है, सिर्फ धन्यवाद से काम नहीं चलेगा। अगर सच में शुक्रिया कहना है तो अपने रेस्टोरेंट का खाना खिलाओ। संगीत मधु भी हंसते हुए उसकी बात मान लेता है और अपने रेस्टोरेंट से खाना पैक करवाकर परी के लिए ले आता है। यहीं से दोनों की दोस्ती और भी गहरी होने लगती है। परी बड़े चाव से मधु का लाया हुआ खाना खाती है, लेकिन उसकी यह खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती। जब गुरु माँ संध्या को पता चलता है कि मधु ने सिर्फ परी को खाना खिलाया है तो वह बेहद नाराज हो जाती है। वह परी को डांटती है और कहती है, अगर कोई तुम्हें दावत देगा तो सिर्फ तुम्हें नहीं पूरे समूह को देगा। यहाँ किसी के लिए अलग नियम नहीं है। संध्या की डांट के बाद परी और मधु कुछ दिनों तक एक दूसरे से दूरी बना लेते हैं। उधर मधु को रहने के लिए नया कमरा भी मिल जाता है। जिंदगी फिर से सामान्य होने लगती है।
लेकिन परी के दिल से मधु की याद नहीं जाती। वह हर समय उसी के बारे में सोचती रहती है। आखिरकार एक दिन वह एक योजना बनाती है। वह उसी चाइनीज रेस्टोरेंट से खाना ऑर्डर करती है जहां मधु काम करता है। उसे उम्मीद होती है कि डिलीवरी करने मधु ही आएगा। किस्मत भी उसका साथ देती है। दरवाजा खुलते ही सामने मधु खड़ा होता है। परी पैसे देते समय चुपके से एक कागज भी उसकी तरफ बढ़ा देती है। उस कागज पर उसका मोबाइल नंबर लिखा होता है। मजेदार बात यह थी कि उसने खाना सिर्फ मधु से मिलने और अपना नंबर देने के लिए मंगवाया था। खाना लेने में उसे कोई दिलचस्पी नहीं थी। मधु सब समझ जाता है। उस दिन के बाद दोनों की फोन पर बातें शुरू हो जाती हैं। धीरे धीरे वे चोरी छिपे मिलने भी लगते हैं। हर मुलाकात के साथ दोनों का रिश्ता और मजबूत होता जाता है। एक दिन परी सीधे मधु के कमरे में पहुंच जाती है। कुछ देर इधर उधर की बातें करने के बाद वह हिम्मत जुटाकर अपने दिल की बात कह देती है। वह कहती है, मधु, मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ। ये सुनकर मधु कुछ पल के लिए चुप रह जाता है। असल में उसके दिल में भी परी के लिए वही एहसास पैदा हो चुके थे। वह भी अपना प्यार स्वीकार कर लेता है। इसके बाद दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ जाते हैं। यही फिल्म का सबसे बड़ा सच सामने आता है। दर्शकों को पता चलता है कि परी जिनसे लड़की नहीं बल्कि एक लड़का है। उसका असली शरीर पुरुष का है, लेकिन बचपन से ही वह खुद को एक लड़की महसूस करती आई है। उसकी सबसे बड़ी इच्छा है कि वह जेंडर बदलवाने की सर्जरी कराकर पूरी तरह एक महिला बन जाए। परी यह सच मधु से पहले ही छिपाती नहीं बल्कि साफ साफ बता चुकी होती है। लेकिन ये सब जानने के बाद भी मधु का प्यार जरा भी कम नहीं होता। वह परी का हाथ पकड़कर कहता है, तुम जैसी हो मुझे वैसे ही स्वीकार हो। अगर तुम्हारा सपना लड़की बनने का है तो मैं हर हाल में उसे पूरा करूंगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब ये था, इतने बड़े ऑपरेशन के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? यही सवाल दोनों के सामने सबसे बड़ी चुनौती बनकर खड़ा हो जाता है। एक दिन मधु खाना पहुंचाने के लिए एक घर जाता है। वहां टीवी पर एक इंटरव्यू चल रहा होता है। इंटरव्यू में एक ट्रांसजेंडर महिला मनाबी अपने जीवन के संघर्ष के बारे में बता रही होती हैं। वह देश की पहली ट्रांसजेंडर कॉलेज प्रिंसिपल होती हैं। उन्होंने अपनी पहचान के लिए लंबी लड़ाई लड़ी थी और जेंडर ट्रांजिशन भी करवाया था। मनाबी की बातें सुनकर मधु को पहली बार उम्मीद की एक किरण दिखाई देती है। उसे लगता है कि अगर मनाबी अपना सपना पूरा कर सकती है तो परी भी कर सकती है। वह तुरंत परी से मिलता है और उसे पूरी बात बताता है। दोनों फैसला करते हैं कि अब वे समाज और लोगों के डर में नहीं जिएंगे। वे घर बार, नौकरी और पुरानी जिंदगी छोड़कर साथ भाग जाने का निर्णय लेते हैं। दोनों एक टैक्सी में बैठकर कृष्णनगर के लिए निकल पड़ते हैं। वहां पहुंचकर वे एक छोटे से होटल में कमरा लेते हैं। इधर गुरु माँ संध्या लगातार परी को फोन करती रहती हैं, लेकिन परी एक भी कॉल नहीं उठाती। उसे पता था कि अब वापस जाने का कोई मतलब नहीं है। मधु भी अपनी नौकरी छोड़ चुका था। दोनों ने अपनी नई जिंदगी के लिए बड़ा जोखिम उठाया था। कमरे में पहुंचने के बाद मधु परी से कहता है, तुम आराम करो, मैं खाना लेकर आता हूँ। मधु की यह बात सुनकर परी मुस्कुरा देती है और अचानक कह बैठती है, तुम बिल्कुल सुभाष दा जैसे हो। मधु चौंक जाता है। वह पूछता है, ये सुभाष कौन है? लेकिन परी बात को टाल देती है और कहती है, अभी नहीं, कभी बाद में बताऊंगी। मधु ज्यादा जोर नहीं देता और खाना लेने बाहर चला जाता है। जाने से पहले वह परी से एक और बात कहता है, जब तक तुम्हारा ऑपरेशन नहीं हो जाता तुम खुद को उसी तरह रखो जैसा तुम हमेशा बनना चाहती हो। साड़ी पहनना, मेकअप करना और अपने बाल भी बढ़ने देना। ये सुनकर परी की आंखों में खुशी छलक पड़ती है। पहली बार उसे महसूस होता है कि कोई उसे उसी रूप में स्वीकार कर रहा है जैसा वह खुद को मानती है। मधु के लौटने तक परी पूरी तरह तैयार हो चुकी होती है। उसने साड़ी पहनी होती है, हल्का मेकअप किया होता है और वह बिल्कुल एक साधारण लड़की की तरह दिखाई देती है। मधु उसे देखकर कुछ पल तक बस मुस्कुराता रहता है। उसकी आंखों में साफ दिखाई देता है कि वह परी को दिल से अपना चुका है। अगली सुबह दोनों मनाबी से मिलने कॉलेज पहुंचते हैं। वे अपनी पूरी कहानी मनाबी को बताते हैं। परी कहती है, मैं जन्म से लड़का हूँ, लेकिन मैंने हमेशा खुद को लड़की माना है। मैं अपना शरीर भी उसी पहचान के अनुसार बदलना चाहती हूँ। मनाबी दोनों की बात ध्यान से सुनती है। फिर वह कहती है, ये रास्ता आसान नहीं है। ऑपरेशन बहुत दर्दनाक होता है, खर्च भी बहुत ज्यादा आता है और इसके बाद लंबे समय तक हार्मोन थेरेपी भी चलती है। लेकिन सबसे मुश्किल चीज ऑपरेशन नहीं, समाज का रवैया है। कई लोग बदलने के बाद भी तुम्हें स्वीकार नहीं करेंगे। मनाबी की बातें सुनकर दोनों कुछ देर के लिए चुप हो जाते हैं, लेकिन उनके मन में अपने भविष्य को लेकर उम्मीद अभी भी जिंदा रहती है। मनाबी उनकी मदद करती है और एक रात अपने क्वार्टर में ठहरने की व्यवस्था भी कर देती हैं।
रात को मधु और परी अपने आने वाले भविष्य के बारे में बात करते हैं। मधु कहता है, मेरे गांव में थोड़ी सी जमीन है, मेरे पास 2 सोने की अंगूठियां भी हैं और कुछ पैसे मैंने बचा कर रखे हैं। जरूरत पड़ी तो सब बेच दूंगा, लेकिन तुम्हारा ऑपरेशन जरूर करवाऊंगा। परी भावुक होकर उसकी ओर देखती है और पूछती है, अब हम कहाँ जाएंगे? मधु जवाब देता है, पहले मेरे गांव चलते हैं, घर वालों से मिलकर 2 दिन में वापस निकल जाएंगे। लेकिन एक बात याद रखना, वहां किसी को सच मत बताना, सब यही समझेंगे कि तुम एक लड़की हो। इसके बाद मधु अपने परिवार के बारे में बताता है। वह कहता है, मेरे घर में माँ बाप, बड़ा भाई, भाभी और उनका छोटा बेटा रहते हैं। हमारा परिवार पीढ़ियों से भजन कीर्तन करता आया है। घर में प्याज लहसुन तक नहीं बनता। मैंने घर वालों से कहा है कि मैं शहर के एक बड़े होटल में काम करता हूँ, इसलिए वहाँ यह मत बताना कि मैं फूड डिलीवरी का काम करता हूँ। फिर मधु को अचानक परी की एक पुरानी बात याद आती है। वह पूछता है, तुमने उस दिन सुभाष दा का नाम लिया था, आखिर वह कौन है? परी हल्की मुस्कान के साथ कहती है, वह मेरी जिंदगी का एक पुराना अध्याय है, समय आने पर सब बता दूंगी। अगली सुबह दोनों मनाली से विदा लेते हैं, पहले ट्रेन फिर बस, उसके बाद नाव और आखिर में रिक्शा से सफर करते हुए वे मधु के गांव पहुंच जाते हैं। कई महीनों बाद मधु को देखकर उसका पूरा परिवार बहुत खुश हो जाता है, लेकिन जब सबकी नज़र परी पर पड़ती है तो हर कोई हैरान रह जाता है। सबको लगता है कि वह एक लड़की है। घर वाले मधु से पूछते हैं कि यह कौन है। मधु तुरंत जवाब देता है, यह मेरी अच्छी दोस्त है, इसकी बहन की ससुराल पास के गांव में है, इसलिए मेरे साथ यहाँ आ गई। परिवार उसकी बात मान तो लेता है, लेकिन सबके मन में शक बना रहता है। इसी बीच मधु का बड़ा भाई बताता है कि आज होलिका दहन है, शाम को पूरे गांव में भजन कीर्तन होगा और मधु को भी साथ चलना होगा। मधु मुस्कुराकर कहता है, मैंने कीर्तन कभी छोड़ा ही नहीं, कोलकाता में भी समय मिलता है तो मंडली के साथ भजन गाने चला जाता हूँ। उधर मधु की भाभी परी को अपने कमरे में ले जाती हैं। वह उसे एक सामान्य लड़की समझकर उसके सामने ही कपड़े बदलने लगती हैं। ये देखकर परी घबरा जाती है, उसे डर लगता है कि कहीं उसका सच सामने न आ जाए, लेकिन वह किसी तरह अपने हाव भाव पर काबू रखती है और अपनी पहचान छिपाने में सफल हो जाती है। अब भाभी को पूरा यकीन हो जाता है कि मधु और परी एक दूसरे से प्यार करते हैं। रात होते ही पूरा गांव होलिका दहन के लिए इकट्ठा हो जाता है। भजन कीर्तन शुरू होता है, मधु बांसुरी बजा रहा होता है और पूरा माहौल भक्ति में डूब जाता है। लेकिन तभी कीर्तन की धुन सुनते ही परी अपने पुराने दिनों को याद करने लगती है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। भाभी उसे संभालने की कोशिश करती है, लेकिन तभी अचानक एक ऐसी घटना होती है जो सब कुछ बदल देती है। परी के सिर पर लगी विग अचानक नीचे गिर जाती है। कुछ ही सेकंड में वहां मौजूद सभी लोग समझ जाते हैं कि जिसे वे लड़की समझ रहे थे वह दरअसल जन्म से एक लड़का है। पूरा माहौल सन्नाटे में बदल जाता है और यहीं से कहानी सबसे दर्दनाक मोड़ लेती है। जैसे ही परी की बिग गिरती है, पूरा गांव सन्न रह जाता है। कुछ लोग उसे घूरने लगते हैं तो कुछ गुस्से से बातें करने लगते हैं। मधु भी कुछ पल के लिए स्तब्ध रह जाता है, वह समझ नहीं पाता कि क्या करें। इसी बीच परी घबराकर वहां से भाग जाती है। मधु तुरंत उसके पीछे दौड़ता है। उसे सबसे ज्यादा चिंता इस बात की होती है कि परी के पास ना तो मोबाइल है और ना ही कोई सहारा। वह रात भर उसे हर जगह ढूंढता है, लेकिन परी का कहीं पता नहीं चलता। यहीं से फिल्म हमें परी के अतीत में ले जाती है। परी का असली नाम परिमल था। बचपन से ही परिमल का स्वभाव दूसरे लड़कों से अलग था। उसे लड़कियों के साथ रहना, उनके जैसे कपड़े पहनना और सजना संवरना पसंद था। वह खुद को हमेशा एक लड़की के रूप में महसूस करता था, लेकिन उसके पिता को यह बिल्कुल पसंद नहीं था। वे अक्सर उसे डांटते, मारते और बदलने की कोशिश करते थे। परिमल की एक बड़ी बहन थी जिसका नाम रीना था। रीना को पढ़ाने के लिए घर पर सुभाष नाम का एक शिक्षक आता था। धीरे धीरे परिमल को सुभाष से प्यार हो गया। सुभाष भी उसकी भावनाओं को समझता था और उसे अपनापन रखता था। लेकिन जब समाज और परिवार की बात आई तो सुभाष पीछे हट गया। कुछ समय बाद परिमल को पता चला कि उसके पिता ने रीना की शादी उसी सुभाष से तय कर दी है। ये खबर सुनकर उसका दिल पूरी तरह टूट गया। वह सुभाष से मिलने गया और अपने प्यार की बात दोबारा कही, लेकिन सुभाष ने सिर्फ इतना कहा, हम दोनों का भविष्य कभी साथ नहीं हो सकता, समाज हमें जीने नहीं देगा। ये सुनकर परिमल बुरी तरह टूट गया। अपनी बहन की शादी वाले दिन ही वह घर छोड़कर कोलकाता चला गया। वहीं उसकी मुलाकात गुरु माँ संध्या से हुई। संध्या ने उसे अपने समूह में शामिल कर लिया और उसका नया नाम परी रख दिया। इसके बाद परी ट्रैफिक सिग्नल पर नाचकर और लोगों से पैसे मांगकर अपना गुजारा करने लगी।
अब कहानी फिर वर्तमान में लौटती है। होली के दिन मधु अपने घर से निकल रहा होता है। उसका बड़ा भाई गुस्से में कहता है, आज के बाद इस घर में दोबारा कदम मत रखना, तुमने पूरे परिवार की इज्जत मिट्टी में मिला दी। मधु बिना कुछ कहे घर छोड़ देता है। रास्ते में उसकी भाभी उसे मिलती है। वह चुपचाप उसके हाथ में कुछ पैसे रख देती हैं और कहती है, अगर परी मिले तो उससे कहना कि मैं उसे दोष नहीं देती, उसने कोई गुनाह नहीं किया। मधु उन पैसों को लेकर परी की तलाश में निकल पड़ता है। वह बाजार में हर किसी को परी की तस्वीर दिखाकर उसके बारे में पूछता है। तभी एक चाय वाला उसे बताता है कि कुछ देर पहले परी यहीं आई थी। भूख से परेशान होकर उसने लोगों से पैसे मांगने की कोशिश की थी, लेकिन वह इलाका किसी दूसरे ट्रांसजेंडर समूह का था। उन्हें जैसे ही पता चला कि कोई बाहरी ट्रांसजेंडर उनके इलाके में पैसे मांग रहा है, उन्होंने परी को पकड़ लिया। सबके सामने उसके कपड़े फाड़ दिए, उसे बुरी तरह पीटा और रंग लगाकर उसका मजाक उड़ाया। जब लोगों को पता चला कि परी जन्म से लड़का है तो भीड़ और ज्यादा हिंसक हो गई। अगर पुलिस समय पर नहीं पहुंचती तो शायद वे उसे वहीं मार डालते। पुलिस किसी तरह परी को बचाकर थाने ले जाती है। ये सब सुनते ही मधु का दिल बैठ जाता है। वह बिना समय गवाए सीधे पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है। वहां एक पुलिस वाला उससे कहता है, शायद तुम्हें पता नहीं था कि वह जन्म से लड़का है। संगीत, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। इसके बाद पुलिस वाला कमरे का दरवाजा खोलता है और अंदर का नजारा देखकर मधु की दुनिया ही उजड़ जाती है। संगीत परी ने लॉकअप के अंदर फांसी लगाकर अपनी जान दे दी होती है। मधु जोर जोर से रोने लगता है। जिस इंसान के साथ वह नई जिंदगी शुरू करने का सपना देख रहा था, वह अब हमेशा के लिए उससे दूर जा चुका था। परी सिर्फ एक लड़की की तरह जीना चाहती थी। वह सिर्फ प्यार और सम्मान चाहती थी, लेकिन समाज ने उसे इनमें से कुछ भी नहीं दिया। परी की मौत के बाद मधु पूरी तरह टूट जाता है। कुछ समय बाद वह खुद साड़ी पहनकर मेकअप करके संध्या के सामने पहुंचता है। उसे देखकर संध्या समझ जाती है कि मधु सिर्फ परी को नहीं खोया, वह उसके दर्द को भी अपने भीतर जीने लगा है। यही इस भावुक कहानी का अंत हो जाता है। ये फिल्म सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं बल्कि समाज के उन सवालों को सामने रखती है जिनका जवाब आज भी आसान नहीं है। अगर प्यार सच्चा हो तो क्या इंसान की पहचान उसके शरीर से तय होनी चाहिए या उसके दिल से? अगर आपको ये कहानी और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही मज़ेदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।